20 मई 1916 साउथ जॉर्जिया आइलैंड के एक व्हेलिंग स्टेशन पर अचानक 3 ऐसे आदमी दिखाई देते हैं जिन्हें दुनिया काफी समय पहले मरा हुआ मान चुकी थी। उनकी दाढ़ियां काफी बड़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे और चेहरे ठंड और धूप से काले पड़ चुके थे। हालत इतनी खराब थी कि वहां मौजूद कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। पहचानता भी कैसे, क्योंकि यही 3 लोग 532 दिन पहले इसी जगह से अपने 25 साथियों के साथ एक शिप पर सवार होकर दुनिया के सबसे ठंडे और खतरनाक जगह एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करने निकले थे। उनका सपना वेडेल सी के कोस्ट तक पहुंचकर वहां से पैदल पूरे एंटार्क्टिका को पार करना था, यानी एक ऐसा कारनामा जो उससे पहले किसी इंसान ने कभी नहीं किया था। लेकिन एंटार्क्टिका की बर्फीली दुनिया ने जल्द ही उनकी ऐसी परीक्षा लेनी शुरू कर दी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कुछ ही महीनों में वेडेल सी में बर्फ की परतें इतनी मोटी हो गई कि उनका शिप बर्फ के बीच फंस गया और एक दिन उनकी आंखों के सामने समुद्र की गहराइयों में समा गया। इस तरह 28 लोग दुनिया के सबसे ठंडे और सुनसान इलाके में फंसे थे, जिनके चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तूफान और मौत जैसा सन्नाटा था। उन्हें ऐसे खतरनाक हालातों में महीनों तक तैरती बर्फ पर रहना पड़ा। कुछ ही समय में उनके पास खाना और पानी खत्म हो गया और जिंदा रहने के लिए उन्हें ऐसे फैसले लेने पड़े जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपने साथ लाए कुत्तों को भी मारकर खाना पड़ा। कभी वो सरकती बर्फ के सहारे बहते रहे, कभी खुले समंदर में छोटी नावों पर तूफानी लहरों से लड़ते रहे और कभी हजारों फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। और इस तरह उन्हें 2 साल से भी ज्यादा समय तक ऐसे खतरनाक हालातों में रहना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक एक्सपेडिशन की नहीं है, बल्कि ये कहानी है इंसानी हौसले, नेतृत्व और सर्वाइवल की उस हद की जहां हर दिन जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बस एक गलत कदम जितनी रह जाती है। तो आइए चलते हैं उस सफर पर जहां हर मोड़ पर मौत घात लगाए बैठी थी और जहां से शुरू हुई दुनिया की सबसे महान सर्वाइवल स्टोरी, जिसने साबित किया कि जब इंसान हार मानने से इनकार कर देता है तब सबसे कठिन हालात भी उसके सामने झुक जाते हैं। अर्थ के साउथ पोल पर मौजूद एंटार्क्टिका इस धरती के 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक है, जो इस धरती की सबसे ठंडी और सबसे कठोर जगह है। चारों तरफ एंटार्क्टिक ओशन से घिरा हुआ ये इलाका लगभग पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की ठंड इतनी खतरनाक होती है कि कई जगह तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। तेज बर्फीले तूफान, महीनों तक चलने वाली अंधेरी सर्दियां और चारों तरफ फैली बर्फ, ये सब मिलकर इसे इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन जगह बना देती है। लेकिन यही खतरा कुछ लोगों के अंदर रोमांच पैदा करता था। ऐसे ही थे एक एंग्लो आयरिश एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शैकल्टन, जिनके मन में एंटार्क्टिका तक पहुंचने का सपना किसी जुनून की तरह बसा हुआ था। उन्होंने साल 1901 में एंटार्क्टिका पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन बेहद खराब मौसम और मुश्किल हालात की वजह से उन्हें करीब 750 किलोमीटर पहले ही वापस लौटना पड़ा। उन्होंने साल 1907 में भी दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार भी उन्हें एंटार्क्टिका से केवल 150 किलोमीटर पहले वापसी करनी पड़ी। हालांकि ये उस समय का फार्देस्ट साउथ रिकॉर्ड माना गया, जिस वजह से अर्नेस्ट शैकल्टन काफी पॉपुलर हो गए और उन्हें यूनाइटेड किंगडम के किंग एडवर्ड VII द्वारा नाइट की उपाधि से नवाजा गया, जिसके बाद वो सर अर्नेस्ट शैकल्टन कहलाने लगे। लेकिन इतनी शोहरत भी उनके अंदर की बेचैनी को खत्म नहीं कर पाई और एंटार्क्टिका न पहुंच पाने का मलाल उन्हें चैन की नींद नहीं सोने देता था। ऐसे में आखिरकार 1913 में सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने फिर से एंटार्क्टिका एक्सपेडिशन का प्लान बनाया, जिसे इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपेडिशन नाम दिया गया। उन्होंने ऐलान किया कि इस बार वो न केवल एंटार्क्टिका तक पहुंचेंगे, बल्कि वो पूरे एंटार्क्टिका को पैदल चलकर पार करेंगे। उनका प्लान ये था कि उनका शिप पहले साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचेगा और फिर वहां से वेडेल सी को पार करते हुए एंटार्क्टिका के कोस्ट पर बैसल बे तक जाएगा, जिसके बाद वो और उनकी टीम पूरे एंटार्क्टिका को साउथ पोल के रास्ते पैदल पार कर रॉस सी तक पहुंचेगी। इसके बाद अर्नेस्ट शैकल्टन ने इस सफर के लिए फंड रेजिंग के जरिए एक नॉर्वेजियन मेड शिप खरीदी, जिसका नाम एंड्योरेंस रखा गया। एंड्योरेंस एक 3 मास्टेड सेलिंग शिप थी, लेकिन उसे स्पीड अप करने के लिए उसमें कोल फायर्ड स्टीम इंजन भी लगाया गया था और ये शिप हल्की पैक आइस के बीच भी रास्ता बना सकता था। इसके बाद शैकल्टन क्रू ढूंढने का काम शुरू करते हैं और न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन थी मेन वांटेड फॉर हजार्डस जर्नी।
इसमें साफ लिखा था कि महीनों तक भयंकर ठंड, बर्फीले तूफान और अंधेरे का सामना करना होगा और घर वापसी की कोई गारंटी नहीं होगी। लेकिन इतनी खतरनाक शर्तों के बावजूद इस डेंजरस एक्सपीडिशन पर जाने के लिए करीब 5000 एप्लीकेशन आते हैं और इनमें से अर्नेस्ट शैकल्टन केवल 27 को चुनते हैं। उनके चुने क्रू में सेलर्स, कारपेंटर्स, नेवी ऑफिसर, डॉक्टर्स और इंजीनियर शामिल थे। साथ ही इन 27 लोगों में 6 साइंटिस्ट भी थे जो एंटार्क्टिका पहुंचकर साइंटिफिक रिसर्च करने वाले थे। लेकिन ये मिशन जितना महान था उतना ही खतरनाक भी था। उस दौर में जीपीएस, सैटेलाइट नेविगेशन या मॉडर्न कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं था। दिशा और दूरी का अंदाजा सिर्फ मैप्स और सेक्सटेंट जैसे इंस्ट्रूमेंट से लगाया जाता था। जरा सी गलती उन्हें रास्ता भटकाकर सैकड़ों किलोमीटर गलत दिशा में ले जा सकती थी। इसी बीच दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद अर्नेस्ट शैकल्टन मिशन से पीछे नहीं हटे। आखिरकार एंड्योरेंस 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड के प्लायमाउथ से रवाना होती है। हालांकि असली यात्रा तब शुरू हुई जब जहाज करीब 3 महीने की यात्रा के बाद साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचा। यह एंटार्क्टिका से पहले आखिरी ह्यूमन सेटलमेंट था। यहाँ रहने वाले नॉर्वेजियन व्हेलर्स ने शैकल्टन को चेतावनी दी कि इस साल समुद्री बर्फ पहले से कहीं ज्यादा मोटी और खतरनाक है, इसलिए उन्हें ये एक्सपीडिशन यही रोक देना चाहिए। लेकिन शैकल्टन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके बाद 5 दिसंबर 1914 को शिप एंड्योरेंस साउथ जॉर्जिया के व्हेलिंग स्टेशन से तूफानी समुद्रों को चीरती हुई दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमय कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका की तरफ रवाना हो जाती है। इस शिप पर सर अर्नेस्ट शैकल्टन के अलावा 27 क्रू, 69 कुत्ते और एक बिल्ली सवार थी। इसके अलावा शिप में खाने पीने का सामान, ईंधन, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट और 3 लाइफ बोट्स भी रखे गए थे। कुत्तों को बर्फ पर सामान खींचने के लिए रखा गया था। मिशन की कमान जहां सर शैकल्टन के हाथों में थी, वही फ्रैंक वाइल्ड सेकंड इन कमांड की भूमिका में थे। जहाज के कैप्टन फ्रैंक वर्सले थे, जबकि एक्सपीडिशन के विजुअल रिकॉर्ड की जिम्मेदारी फोटोग्राफर कैमरामैन फ्रैंक हर्ली पर थी। कुछ ही दिनों बाद एंड्योरेंस दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में से एक वेडल सी में एंटर कर जाती है। आसमान में बादल छाए हुए थे और सूर्य का कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद शिप का माहौल काफी खुशनुमा बना हुआ था और क्रू मेंबर एक दूसरे से हंसी ठिठोली करने में मशगूल थे। यहीं से उनकी एक ऐसी यात्रा की शुरुआत हुई जो रोमांच और खतरे से भरी हुई थी और आगे चलकर एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी बनने वाली थी जो आज से पहले ना तो सुनी गई थी और ना ही देखी गई थी। वेडल सी एक ऐसा समुद्री इलाका है जो 3 तरफ से एंटार्क्टिका से घिरा हुआ है। इसी वजह से यहाँ समुद्र की सतह पर जगह जगह बर्फ की मोटी लेयर्स जमी रहती हैं। व्हेलिंग स्टेशन से रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही एंड्योरेंस चारों ओर से बर्फ के टुकड़ों में फंसने लगी, जिससे उसकी स्पीड कम हो गई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए बर्फ और मोटी होती गई। इसका नतीजा ये हुआ कि साउथ जॉर्जिया आइलैंड से रवाना होने के सिर्फ 9 दिन बाद 14 दिसंबर को शिप को 24 घंटे के लिए रोकना पड़ता है। लेकिन फिर भी किसी ने हौसला नहीं खोया। शैकल्टन को उम्मीद थी कि यह बर्फ कुछ दिनों में लूज हो जाएगी। जैसा उन्होंने सोचा था वही हुआ और करीब 8 दिन बाद 22 दिसंबर को रास्ते की बर्फ पिघलने लगती है। उसके बाद शिप फिर से आगे बढ़ती है और अगले 2 हफ्तों तक शिप यूं ही लगातार साउथ की ओर बढ़ती रहती है। देखते ही देखते 10 जनवरी 1915 तक जहाज एंटार्क्टिका के कोस्ट लैंड के काफी करीब पहुंच गया और उनका लक्ष्य अब बस कुछ 100 किलोमीटर दूर रह गया था। 15 जनवरी को एंड्योरेंस एक ऐसी जगह पहुंची जहां समुद्र की बर्फ काफी मजबूत दिख रही थी। क्रू को लगा कि अगर जरूरत पड़े तो यहाँ से बर्फ पर उतरकर आगे पैदल भी बढ़ा जा सकता है। लेकिन शैकल्टन को लगा कि उनका असली लैंडिंग पॉइंट वेसल बे अभी भी साउथ में है, इसलिए उन्होंने एंड्योरेंस को साउथ की दिशा में ही आगे बढ़ाने का आदेश दिया। लेकिन असल में वो अपने लक्ष्य के काफी करीब थे। शैकल्टन ने दिशाओं का गलत अंदाजा लगा लिया था और उनकी यही गलती आगे उनकी और उनके क्रू की जिंदगी को नरक बनाने वाली थी। इस गलत अंदाजे ने जहाज को और घनी बर्फ वाले इलाके में पहुंचा दिया। इस बीच 17 जनवरी की शाम तक अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाओं ने जहाज को उसकी दिशा से भटका दिया और एंड्योरेंस धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहने लगी। अगले दिन तक जहाज अपनी जगह से करीब 23 किलोमीटर दूर जा चुका था और इस बीच बर्फ की परतें फिर से मोटी होने लगी। अब हालत ये थी कि जब हवा चलती तो शिप गलत दिशा में ड्रिफ्ट करता और जब मौसम शांत होता तो बर्फ उसे जकड़ कर रोक देती। कई दिनों तक यही चलता रहा और आखिरकार 14 फरवरी को शैकल्टन ने कोयला बचाने के लिए जहाज के इंजन बंद करवा दिए और क्रू को बर्फ काट कर रास्ता बनाने का आदेश दिया। सभी ने मिलकर कई दिनों तक बर्फ को काटने की पूरी कोशिश की, लेकिन रास्ता नहीं बन सका और बर्फ लगातार जहाज को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही थी।
अब एंटार्क्टिका में लंबी अंधेरी सर्दी आने वाली थी, इसलिए शैकल्टन को यही चिंता खाया जा रही थी कि अगर जहाज यहीं फंसा रहा तो उन्हें पूरा विंटर बर्फ के बीच ही गुजारना पड़ेगा। सर्दियों में यहाँ महीनों तक सूरज दिखाई नहीं देता, बर्फ और मोटी हो जाती है और उसका दबाव जहाज को तोड़ भी सकता था। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी शैकल्टन कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तरफ उनका शिप आइस में जकड़ा हुआ था तो दूसरी तरफ खुला समंदर बहुत दूर था। आखिरकार 24 फरवरी 1915 को शैकल्टन ने फैसला लिया कि अब आगे बढ़ने की कोशिश बंद की जाए और पूरी सर्दी यही गुजारी जाए। सभी कुत्तों को जहाज से उतारकर बर्फ पर बने डॉगलूज में शिफ्ट कर दिया गया और जहाज के अंदरूनी हिस्से को सर्दियों के लिए रहने योग्य बना दिया गया। शैकल्टन को इसी इलाके में 3 साल पहले हुई एक चमत्कार की उम्मीद थी, जब एक्सप्लोरर विल्हेम फिल्चनर का जहाज इसी इलाके में 6 महीने तक फंसे रहकर खुद ब खुद बर्फ से आजाद हो गया था। शैकल्टन भी इसी चमत्कार की उम्मीद में इंतजार करने लगे और इस दौरान टीम का हौसला ना डगमगाए, इसलिए वो सबसे तरह तरह की एक्टिविटीज करवाने लगे। क्रू को मूनलाइट वॉक्स कराए जाते, शिप पर छोटे मोटे नाटक और गेम्स होते और कुत्तों की भी रेसेस करवाई जाती, ताकि सबका मन लगा रहे और किसी की हिम्मत ना टूटे। इस तरह करीब 6-7 महीने गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद हालात सुधरने के बजाय और भी भयानक होने लगे। शिप एंड्योरेंस के चारों तरफ की बर्फ खिसक कर उस पर प्रेशर डालने लगी थी। इस बीच एक दिन अचानक आसपास की कई बर्फ की विशाल चट्टानें शिप से आ टकराई, जिससे वहां एक जोरदार आवाज गूंजी और एंड्योरेंस कई जगह से टूट गया। जहाज के पिछले हिस्से में कई बड़े सुराख हो गए और सुराखों से समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। क्रू ने पंप्स चलाए, इंजन शुरू किए और पानी रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि अंदर घुसता पानी तुरंत बर्फ बन जाता और जहाज को और भी भारी कर देता। इससे एंड्योरेंस का वजन बढ़ता जा रहा था, जो उसे बर्फ में और अंदर डुबो देता था। अगले 3 दिनों में हालात इतने खराब हो गए कि अर्नेस्ट शैकल्टन को सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने आदेश दिया कि शिप को खाली कर दिया जाए, क्योंकि ज्यादा देर तक उस डूबते जहाज पर रहना उनकी जिंदगी को भी निगल सकता था। इसके बाद तेजी से जरूरी सामान और तीनों लाइफ बोट्स को जहाज से बर्फ पर उतार लिया गया। शैकल्टन ने साफ आदेश दिया कि हर आदमी सिर्फ उतना ही सामान साथ लेगा जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी हो, और बाकी सब कुछ पीछे छोड़ देना था। कुछ ही देर में 28 लोग बर्फ पर खड़े थे। उनके सामने चारों तरफ फैला हुआ अंतहीन सफेद सन्नाटा था और पीछे उनका जहाज एंड्योरेंस खड़ा था, जो अब धीरे धीरे बर्फ में धंसता जा रहा था। समुद्र के बीच उस सुनसान बर्फीले मैदान पर खड़े इन 28 लोगों के लिए दुनिया जैसे अचानक खत्म हो चुकी थी और दूर दूर तक मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। हर तरफ सिर्फ बर्फ थी, तूफानी हवाएं थी और मौत जैसा सन्नाटा था। उसी पल के साथ अर्नेस्ट शैकल्टन का एंटार्क्टिका को पैदल पार करने का सपना भी हमेशा के लिए टूट गया और ये एक्सपेडिशन अब एक्सप्लोरेशन मिशन नहीं बल्कि सर्वाइवल की जंग बन चुका था। शैकल्टन ने जल्दी ही फैसला किया कि अब उन्हें पैदल वेस्ट की ओर बढ़ना होगा और किसी नजदीकी आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। उनके हिसाब से उनकी करंट लोकेशन से करीब 500 किलोमीटर के दायरे में पॉलेट आइलैंड, स्नो हिल आइलैंड और रॉबर्टसन आइलैंड नाम के 3 आइलैंड्स थे। अब प्लान ये था कि अगर इनमें से किसी एक आइलैंड तक पहुंच जाए तो वहां से ग्राहम लैंड को पार कर विल्हेल्मिना बे के वेलिंग स्टेशंस तक मदद के लिए जाया जा सकता था। 30 अक्टूबर 1915 को शैकल्टन ने अपनी टीम को आगे बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन हालात उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल थे। 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद भी वो मुश्किल से केवल 2 मील ही आगे बढ़ पाए। बर्फ के ऊपर लाइफ बोट्स, सामान और कुत्तों को खींचते हुए चलना लगभग नामुमकिन हो रहा था। थक हार कर शैकल्टन को रुकने का फैसला करना पड़ा और उन्होंने क्रू को पास की एक मजबूत तैरती बर्फ पर एक कैंप बनाने को कहा। इसके बाद सभी ने मिलकर बर्फ के बड़े टुकड़ों पर एक कैंप बनाया, जिसे ओशन कैंप नाम दिया गया। वो अभी डूब रही एंड्योरेंस से महज कुछ ही दूरी पर थे, इसलिए वो कभी कभार वहां से जरूरी सामान ले आते थे। लेकिन 21 नवंबर 1915 को आखिरकार वो पल भी आ गया जब एंड्योरेंस पूरी तरह बर्फ के नीचे वेडल सी की गहराइयों में समा गई। ये मार्मिक दृश्य देखकर शैकल्टन और उनके क्रू की आंखें भर आई। वो जहाज जो उन्हें दुनिया के आखिरी छोर तक लेकर आया था, अब उनके सामने ही गायब हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ एक तैरती हुई आइस शीट का ही सहारा था, जिस पर उनका कैंप बना हुआ था। शुरुआत में उस बर्फ के टुकड़े का बहाव इतना धीमा था कि उसका एहसास भी नहीं होता था, लेकिन नवंबर के अंत तक इसकी स्पीड बढ़कर करीब 11 किलोमीटर पर डे की हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उन्हें किसी जमीनी इलाके तक पहुंचने में काफी समय लगने वाला था, इसलिए दिसंबर
दिसंबर के 4th वीक में फैसला हुआ कि वो अब पैदल पॉलेट आइलैंड की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। 23 दिसंबर को ओशन कैंप को छोड़कर सभी लोग पैदल पॉलेट आइलैंड की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन हालात बेहद मुश्किल थे। कड़ी मेहनत के बावजूद वो बर्फ पर भारी सामान और तीनों लाइफ बोट्स खींचते हुए केवल 12 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाते हैं। आखिरकार उन्हें फिर से रुकना पड़ता है और एक दूसरी मजबूत तैरती बर्फ के टुकड़े पर एक नया कैंप लगाना पड़ता है। इस बार वो इसे पेशेंस कैंप का नाम देते हैं, लेकिन अब उनके सामने असली मुश्किल शुरू हो चुकी थी। खाने का राशन तेजी से कम हो रहा था। हर आदमी को दिन भर में सिर्फ एक बिस्किट, कुछ कोको और थोड़ी सी हाई फैट मीट पेस्ट मिलती थी। कभी कभी वो सील्स और पेंगुइन्स का शिकार कर लेते थे, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं हो पाता था। शरीर में पानी की भी इतनी कमी हो चुकी थी कि सबके होंठ फटकर सूज गए थे। गला इस कदर सूख चुका था कि उन्हें खाना निगलने में भी मुश्किल होती थी। ऐसे में शैकल्टन ने सबको कच्चा सील मीट खाने को कहा ताकि उसके खून से खाना निकलना आसान हो सके। हालात इतने खराब हो गए कि उन्होंने अपने साथ लाए कुत्तों को भी एक एक करके मारकर खाना शुरू कर दिया। कुत्तों का मीट अब उनके राशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। शिप को छोड़े अब उन्हें लगभग 6 महीने हो चुके थे और मार्च 1916 के आखिर तक उनकी तैरती बर्फ इतनी दूर बह चुकी थी कि क्रू को कुछ माउंटेन्स दिखाई देने लगे। लेकिन बुरी बात यह थी कि वो पॉलेट आइलैंड की उल्टी दिशा में ड्रिफ्ट कर चुके थे, क्योंकि इस दौरान हवा बार बार डायरेक्शन बदलती रहती थी, इसलिए आइस शीट कभी इधर तो कभी उधर बहती थी। कुदरत मानो हर पल उनका इम्तिहान ले रही थी। हालात इतनी तेजी से बदल रहे थे कि शैकल्टन को अपना टारगेट बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा था। पहले उन्हें लगा कि वो क्लैरेंस आइलैंड पहुंच सकते हैं, फिर किंग जॉर्ज आइलैंड तक पहुंचने की उम्मीद जगी, लेकिन आखिरकार ये फैसला हुआ कि वो एलिफेंट आइलैंड की ओर जाएंगे। शैकल्टन के हिसाब से एलिफेंट आइलैंड उनकी करंट पोजीशन से लगभग 160 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में था और बर्फ का टुकड़ा भी लगातार कई दिनों से उसी दिशा में बह रहा था। कुछ ही दिनों में ये दूरी घटकर केवल 50 किलोमीटर रह गई। लेकिन इस दौरान एक और खतरा सामने आ गया। जिस बर्फ के टुकड़े पर उनका कैंप था वो तेजी से पतला होता जा रहा था और किसी भी समय टूट सकता था। अब इंतजार करना मौत को बुलाने जैसा था, इसलिए शैकल्टन ने फैसला किया कि अब बर्फ छोड़कर लाइफ बोट्स में समुद्र में उतरना ही होगा। तीनों नावों को धकेलते हुए उन्होंने उन्हें खुले पानी तक पहुंचाया और सब उसमें सवार होकर एलिफेंट आइलैंड की ओर बढ़ने लगते हैं। तेज लहरें उनकी लाइफ बोट्स को लगातार इधर उधर उछाल रही थी। कैप्टन फ्रैंक वर्सली लगभग 80 घंटे से सो नहीं पाए थे। कई लोग भूख और गंदे पानी की वजह से बीमार हो चुके थे और आधे से ज्यादा लोग मानसिक रूप से टूटकर अपना हौसला खो चुके थे। लेकिन जितने लोग भी स्वस्थ थे वो लगातार नावों को चलाते रहे। इस तरह लगातार 7 दिन तक पैडल मारने के बाद वो 16 अप्रैल 1916 को एलिफेंट आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। करीब 1.5 साल बाद उनके पैरों के नीचे ठोस जमीन थी। यह आइलैंड वीरान, ठंडा और बंजर था, जहां शायद ही कभी कोई जहाज आता था। लेकिन फिर भी उस पल उनके लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि यहाँ ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इस आइलैंड पर खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। एलिफेंट आइलैंड से सबसे नजदीकी ह्यूमन सेटलमेंट कम से कम 960 किलोमीटर दूर था। साउथ अमेरिका का केप हॉर्न और फॉकलैंड आइलैंड्स करीब इतने ही फासले पर थे, जबकि साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जहां से उन लोगों की मेन एक्सपीडिशन शुरू हुई थी, वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता। केप हॉर्न और फॉकलैंड आइलैंड्स पास तो थे, लेकिन वहां तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक ड्रेक्स पैसेज से होकर गुजरता था। यहां से गुजरना मतलब खुद मौत के मुंह में जाने के बराबर था। यहां 12 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं और अब तक यहां 20,000 से ज्यादा सेलर्स अपनी जान गंवा चुके थे। ऐसे में शैकल्टन ने फैसला किया कि वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि ज्यादातर क्रू की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उन्हें इतनी दूर तक केवल लाइफ बोट से ले जाना बेहद जोखिम भरा होता। इसलिए शैकल्टन फैसला करते हैं कि वो सिर्फ 6 लोगों की छोटी टीम लेकर साउथ जॉर्जिया आइलैंड जाएंगे और वहां से हेल्प लेकर वापस अपने साथियों को रेस्क्यू करने एलिफेंट आइलैंड लौटेंगे। इस तरह 22 लोग एलिफेंट आइलैंड पर ही कैंप लगाकर शैकल्टन का इंतजार करने वाले थे। शैकल्टन ने वहां रुकने वाली टीम की जिम्मेदारी फ्रैंक वाइल्ड को सौंपी, जो पहले भी उनकी कई एक्सपेडिशंस में साथ रह चुके थे। सब तैयारियां पूरी करने के बाद 24 अप्रैल 1916 को शैकल्टन अपने 5 साथियों फ्रैंक वर्सली, टॉम क्रीन, हैरी मैकनिश, जॉन विंसेंट और टिमोथी मैकार्थी के साथ एक छोटी लाइफ बोट में सवार होकर स्कॉटिया सी के रास्ते साउथ जॉर्जिया आइलैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं। प्लान ये था कि वो 4 घंटे नाव चलाएंगे और 4 घंटे आराम करेंगे। लेकिन समुद्र की लहरें इतनी खतरनाक थी कि कई बार बोट में पानी भर जाता तो कभी ऊंची लहरें उसे अपने साथ ऊपर उछालकर फिर से जोर से पानी पर पटक देती। कई बार ऐसा लगता कि नाव अब डूबने ही वाली है, लेकिन
लेकिन हर बार वो किसी तरह बच निकलते। इसकी वजह ये थी कि इस रास्ते में भी ड्रेक पैसेज का असर पूरी तरह टाला नहीं जा सका था और उसी उफनते समुद्र का कहर उनकी छोटी सी नाव पर टूट रहा था। इस बीच सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर भी शुरू हो चुकी थी और अब केवल 4 घंटों के लिए आसमान में सूरज दिखाई देता था। ऐसे में उन्हें डायरेक्शन का सही अंदाजा लगाने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। अगले 16 दिनों तक वो लगातार समुद्र की विशाल और खतरनाक लहरों और तेज तूफानी हवाओं से जूझते रहे। वो कभी बोट से पानी निकालते तो कभी उसमें जमती बर्फ को हटाते। आखिरकार एक दिन उन्हें दूर से साउथ जॉर्जिया आइलैंड दिखाई दिया। अब वो उससे केवल 5 किलोमीटर दूर थे। क्रू पूरी तरह थक चुका था और उनमें अब पैडल मारने की ताकत भी नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने पैडल छोड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने सब कुछ कुदरत के हवाले कर दिया हो। लेकिन सभी मुश्किलों को पार कर फाइनली 17 दिनों की इस खतरनाक यात्रा के बाद सर शैकल्टन और उनके 5 साथी साउथ जॉर्जिया के वेस्ट कोस्ट पर पहुंच जाते हैं। किनारे पर पहुंचकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी के मारे एक दूसरे से लिपट गए। उन्हें लगा कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो गई है। लेकिन जब उन्हें अपनी सही लोकेशन का अंदाजा हुआ तो पल भर में उनके चेहरे की खुशी गायब हो गई। वो आइलैंड के गलत किनारे पर पहुंचे थे जहां कोई इंसानी बस्ती नहीं थी। यहाँ इंसान बिल्कुल ऑपोजिट साइड में रहते थे जहां वेलिंग स्टेशंस थे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए करीब 40 किलोमीटर के बर्फीले पहाड़ और ग्लेशियर पार करने पड़ते। उस समय उनकी हालत ऐसी थी कि वो एक कदम की चढ़ाई भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कुछ समय आराम करने का फैसला किया। उन्होंने आसपास के सील्स और दूसरे समुद्री जीवों का शिकार किया ताकि कुछ ताकत वापस आ सके, क्योंकि आगे उनका इंतजार इस पूरी कहानी की सबसे कठिन पैदल यात्रा कर रही थी। साउथ जॉर्जिया आइलैंड के पहाड़ इतने खतरनाक थे कि इससे पहले कभी किसी इंसान ने उन्हें पैदल पार नहीं किया था। लेकिन शैकल्टन और उनके साथियों के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। 9 दिनों के आराम के बाद भी हैरी मैकनिश, जॉन विंसेंट और टिमोथी मैकार्थी रिकवर नहीं कर सके। इसलिए 19 मई 1916 को अर्नेस्ट शैकल्टन ने उन्हें वहीं छोड़कर फ्रैंक वर्सली और टॉम क्रीन के साथ हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उन्हें सही रास्ते का कुछ पता नहीं था, इसलिए सामने जो भी पहाड़ दिखता वो उसी पर चढ़ जाते। कहीं गहरी खाइयां मिलती तो कहीं सीधी खड़ी चट्टानों की दीवारें रास्ता रोक लेती। जब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो नीचे उतरते और फिर किसी दूसरे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते। घंटों की कोशिश के बाद भी उन्हें सही दिशा नहीं मिल पा रही थी। करीब 24 घंटे तक भटकने के बाद उन्होंने सामने दिख रही एक गहरी घाटी में उतरने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद वहीं से उन्हें वेलिंग स्टेशन तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। इसके बाद तीनों ने खुद को एक रस्सी से बांध लिया और पहाड़ों में रास्ता बनाते हुए चांदनी रात में लगातार आगे बढ़ते रहे। 20 मई की सुबह नीचे उन्हें हसवेक हार्बर दिखाई दिया और दूर से स्टॉर्मनेस वेलिंग स्टेशन से आती भाप की सीटी की आवाज सुनाई दी। पिछले 2 सालों में ये पहली बार था जब उन्होंने किसी ह्यूमन एक्टिविटी की आवाज सुनी थी। इससे उन्हें यकीन हो गया कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। कुछ और घंटे चलने के बाद वो तीनों दोपहर तक वेलिंग स्टेशन पहुंच गए। लगातार 36 घंटे से पहाड़ों से नीचे उतरते रहने के कारण वो पूरी तरह थक चुके थे। ये वही आइलैंड था जहां से वो 532 दिन पहले एंटार्क्टिका के लिए निकले थे और अब किस्मत उन्हें फिर से वही ले आई थी। लेकिन जब वो वेलिंग स्टेशन पहुंचे तो वहां मौजूद कोई भी आदमी उन्हें पहचान नहीं पाया। तीनों की दाढ़ियां काफी बढ़ चुकी थी, चेहरे काले पड़ गए थे और कपड़े बुरी तरह से फट चुके थे। उन्हें देखकर वेलिंग स्टेशन के मैनेजर ने हैरानी से पूछा, "Who the hell are you?" तभी अर्नेस्ट शैकल्टन ने धीरे से जवाब दिया, "My name is शैकल्टन।" ये सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब तक दुनिया ये मान चुकी थी कि अर्नेस्ट शैकल्टन और उनकी पूरी टीम मर चुकी है। लेकिन आज उनमें से 3 आदमी उनके सामने जिंदा खड़े थे। इसके बाद वेलिंग स्टेशन के मैनेजर ने तीनों को तुरंत खाना दिया, नए कपड़े दिए और सोने के लिए बिस्तर दिया, जिससे इतने लंबे समय बाद उन्हें कुछ आराम मिल सका। भले ही अर्नेस्ट शैकल्टन अपने 2 साथियों के साथ साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंच चुके थे, लेकिन एलिफेंट आइलैंड पर फंसे 22 क्रू मेंबर्स के बारे में सोचकर उनका दिल बैठ जाता था। उन्हें अपने साथियों को देखे हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था और उन्हें हर पल यही चिंता सता रही थी कि उनमें से कितने अब तक जिंदा होंगे। शैकल्टन ने सबसे पहले एक व्हेलर भेजकर साउथ जॉर्जिया आइलैंड के दूसरी ओर फंसे अपने 3 साथियों का रेस्क्यू करवाया और इसके बाद उन्होंने एलिफेंट आइलैंड पर फंसे अपने क्रू को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। 23 मई 1916 को उन्होंने पहला रेस्क्यू अटेम्प्ट किया और एक व्हेलिंग बोट से एलिफेंट आइलैंड की ओर रवाना हुए, लेकिन समुद्र में फैली घनी सी आइस ने रास्ता
रोक दिया और उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद वो फॉकलैंड आइलैंड्स पहुंचे और दूसरी कोशिश की तैयारी करने लगे। 10 जून 1916 को दूसरा रेस्क्यू अटेम्प्ट किया गया, लेकिन इस बार भी बर्फ की दीवारों ने जहाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। 12 जुलाई 1916 को उन्होंने तीसरी बार एमा नाम की स्कूनर लेकर एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो असफल रहे। अब तक 3 कोशिशें नाकाम हो चुकी थी, लेकिन शैकल्टन पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्हें हर हाल में अपने साथियों को रेस्क्यू करना था। इस बार उन्होंने चिली की गवर्नमेंट से मदद मांगी, जिससे उन्हें येल्चो नाम का स्टीम टग मिला। 25 अगस्त 1916 को शैकल्टन चौथी बार उसे लेकर एलिफेंट आइलैंड की ओर निकल पड़े। उधर एलिफेंट आइलैंड पर फ्रैंक वाइल्ड अपने साथियों का हौसला बनाए हुए थे। उन्होंने 2 उल्टी नावों और पत्थरों से एक छोटा सा शेल्टर बना लिया था। जब भी क्रू का हौसला टूटने लगता तो फ्रैंक वाइल्ड एक ही बात कहते, अपना बैग पैक कर लो दोस्तों, बॉस आज आ सकते हैं। लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन उनके बॉस नहीं लौटे। इस तरह उन्हें एलिफेंट आइलैंड पर पूरे 4 महीने बीत चुके थे और वो मानने लगे थे कि शायद बोट रास्ते में डूब गई होगी और उनके बॉस अब कभी वापस नहीं आ पाएंगे। नाउम्मीद होकर उन्होंने फैसला किया कि अब लाइफ बोट लेकर खुद किसी आइलैंड की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन एलिफेंट आइलैंड छोड़ने के जस्ट पहले 30 अगस्त 1916 को उन्हें अचानक दूर समंदर में एक शिप दिखाई दिया जो उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। पहले किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद साफ दिखने लगा कि वो शिप उनके बॉस अर्नेस्ट शैकल्टन का ही था। कुछ ही घंटों में शैकल्टन अपने साथियों के बीच खड़े थे। वो ये देखकर हैरान थे कि उनके 22 साथी करीब 128 दिनों के बाद भी एक निर्जन और वीरान आइलैंड पर सही सलामत जिंदा थे। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। कोई एक दूसरे से गले मिल रहा था तो कोई अपने अनुभवों को शेयर कर रहा था। अर्नेस्ट शैकल्टन ने उसी दिन सभी को जहाज पर बैठाया और 3 सितंबर 1916 को वो सब सुरक्षित चिली के पुंता अरीनास पहुंच गए। करीब 2 साल तक बर्फ, तूफान और समुद्र से लड़ने के बाद ये एक्सपीडिशन आखिरकार खत्म हुई। शैकल्टन 27 लोगों के साथ निकले थे और 27 लोगों को लेकर ही वापस लौटे। करीब 106 साल बाद 2022 में वेडल सी में करीब 10,000 फीट नीचे शिप एंड्योरेंस को भी खोज लिया गया, जिसका मलबा आज भी समंदर में सलामत है। 5 जनवरी 1922 को सर अर्नेस्ट शैकल्टन केवल 47 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो अंटार्कटिका को पैदल पार करने निकले थे, लेकिन अपना असली मिशन पूरा नहीं कर सके। फिर भी इतिहास में उनका नाम एक ऐसे लीडर के रूप में दर्ज है जिसने नामुमकिन हालात में भी अपने हर साथी को जिंदा घर वापस पहुंचाया। यही वजह है कि शैकल्टन की ये सर्वाइवल स्टोरी आज भी दुनिया की सबसे महान कहानियों में गिनी जाती है।